हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं का पाठ पत्र जो इतिहास बन गए पढ़ने जा रहे हैं। ये एक पत्र है जो एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को लिखा गया है। तो यहाँ जो पिता है वो हमारे पूरे देश के पिता माने जाते हैं, मतलब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो इसके लेखक हैं। महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के युग पुरुष कहे जाते हैं और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात की पोरबंदर रियासत में हुआ था। आपके पिता का नाम करमचंद तथा माता का नाम पुतलीबाई था। आपकी माता बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उनका प्रभाव बेटे पर पड़ा और सत्यनिष्ठ होने के कारण वे सदा बुराइयों का विरोध करते रहे। सत्य के निमित्त संघर्ष करने के उद्देश्य से आपने संघर्ष ने सत्याग्रह नाम की नई शैली सबके सामने विकसित करी, जिसे सारी दुनिया ने स्वीकार किया। विशेषतः इसी योगदान के कारण आप दुनिया में युग के सबसे महान व्यक्ति बने। गांधी जी स्कूल शिक्षा समाप्त करके बैरिस्टर पास करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। वहां से लौटने पर मुंबई और बाद में राजकोट में वकालत करने लग गए थे। उसके पश्चात आप दक्षिण अफ्रीका गए और वहां भी अपने वकालत जारी रखी। सन 1915 में भारत आते ही स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चलाना उन्होंने शुरू करे, जिसमें चंपारण, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, मजदूरों दुकानदारों के लिए आंदोलन करना, छात्रों वकीलों आदि के लिए जुड़े आंदोलन, ये सब आपने करे। इसके बाद गांधी जी ने देश से ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए छुआछूत तो धार आंदोलन चलाया और सन 1930 में दांडी यात्रा के द्वारा नमक कानून को तोड़ा। इस प्रकार भारतीय जनता को निर्भीकता के साथ में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी और 1942 में आपने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। आप सांप्रदायिक सद्भाव के पक्षधर थे। अहिंसा आपकी शक्ति का स्रोत थी और आपकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग आपकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपने हरिजन तथा यंग इंडिया नामक पत्र भी निकाले हैं। आपकी हिंद स्वराज सर्वोदय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर अत्याचार का वर्णन करने वाली पुस्तक हरि पुस्तिका महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अद्वितीय युग पुरुष गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा जाते समय गोली मार दी गई, जिससे आप वहीं पर हे राम कहते हुए गिर गए। ये तो आपको मैंने संक्षिप्त रूप में गांधी जी का जीवन परिचय बताया है, लेकिन मुझे आशा है कि हमारे भारत देश का हर बच्चा और व्यक्ति गांधी जी के जीवन परिचय से चिर परिचित रूप से परिचित है, जो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम शुरू करते हैं हमारे पाठ को, लेकिन जान लीजिए पाठ है क्या। ये एक पिता का पत्र है अपने पुत्र के लिए। तो यहाँ ये बताया है कि पत्र सिर्फ संदेश को लेने भेजने के लिए ही प्रयोग नहीं किया जाता है कि अपनी बात वहाँ पहुँचाना, वहाँ की बात लेना। इसके अलावा भी पत्र के बहुत से प्रयोग होते हैं। यहाँ पत्र को उन्होंने एक शिक्षक के रूप में प्रयोग किया है गांधी जी ने। वो अपने पुत्र के एक शिक्षक बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार से पत्र लिखते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये पत्र कब लिखते हैं? जब वे जेल में होते हैं तो वहां से लिखते हैं। प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? भैया जेल में थे वो, तो उन्हें ये अधिकार था हर महीने किसी को एक पत्र लिख सकते और एक पत्र आपको मिल सकता है। तो सबसे बड़ा उनके पास विषय ये था कि वो पत्र लिखे किसे। मिस्टर रिच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया। लेकिन उन्होंने सोचा कि मिस्टर रिच और मिस्टर पोलक की बजाय उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखना पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय उन्हें बार बार अपने पुत्र का ही ख्याल आता था। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। वो ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अधिकतर समय अपने परिवार की बजाय देश सेवा में देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। और वे अपने आप को बताते हैं कि पूरी तरह से शांति में हूँ मैं। आशा है कि बा अब अच्छी हो गई होंगी। बा मतलब महात्मा गांधी की पत्नी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वह मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। उनके पुत्र ने उन्हें पत्र लिखे होंगे, लेकिन वो कानूनी बंधनों के कारण गांधी जी तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन डिप्टी गवर्नर बड़ा ही उदार व्यक्ति था, तो उन्होंने ये समाचार उन्हें दे दिया कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य अब सुधरने रहा है। क्या वो फिर से चलने फिरने लगी है? वो अपनी पत्नी के बारे में पूछते, क्या वो फिर से चलने लगी है? और बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे, मतलब ये उनका नियम होगा, या अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो वे प्रयोग में लाते होंगे सुबह के नाश्ते के लिए कि दूध और साबूदाना खाना, उनकी मान्यता थी ऐसी। तो वे अपने परिवार को यही सिखाते थे और वे सब लेते थे। तो वे जेल में आने के बाद भी क्या परिवार उस नियम का पालन कर रहा है या नहीं, ऐसे वे प्रश्न करते हैं। और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा, तुम कैसे हो?
तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। क्योंकि वे देश की सेवा में इतने व्यस्त होने के कारण उन्हें अपनी बहुत सी जिम्मेदारियां अपने पुत्र को देनी पड़ी और वे इतना विश्वास करते हैं अपने पुत्र के ऊपर कि वो उन सारी जिम्मेदारियों को बड़े ही आसानी से और आनंद के साथ निभा रहा होगा। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। मतलब उनके बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ पाने के कारण वे जानते हैं कि उन्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है, कि वे और पढ़ना चाहते हैं। लेकिन गांधी जी अपने ज्ञान से बताते हैं और अपनी शिक्षा की समझ से बताते हैं कि केवल अक्षर ज्ञान ही जरूरी नहीं है, वही सच्ची शिक्षा नहीं है। व्यक्ति की सच्ची शिक्षा होती है उसके चरित्र का निर्माण होना। व्यक्ति पढ़ता क्यों है, व्यक्ति शिक्षित क्यों होता है? इंसान शिक्षा इसलिए लेता है, पढ़ता इसलिए है कि वो अच्छा सभ्य इंसान बन सके। तो सभ्य इंसान बनने के लिए उसे अच्छे चरित्र की आवश्यकता होती है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से तुम बिल्कुल ठीक हो तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। अपनी माँ की सेवा का जो अवसर तुम्हें मिला है, उसकी बीमारी के दुख में जो तुम उसको सहन कर रहे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। मतलब वो शिक्षा के रूप में ही उन्हें बताते कि तुम जो सांसारिक शिक्षा भी ले रहे हो किताबी ज्ञान के अलावा, कि तुम्हें अपनी माता की सेवा का अवसर मिला। एक अच्छे व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बीमारी में उनका सहारा बनना चाहिए, जो अवसर उसे मिला है। और वो बताते हैं कि तुम इन सबको बहुत अच्छे से कर रहे हो और यही तुम्हारी सच्ची शिक्षा है। और रामदास देवदास जो उसके भाई हैं छोटे, तुम उन्हें भी अच्छे से ध्यान दे रहे होगे, उन्हें भी संभाल रहे होगे। यदि यह काम तुम अच्छी तरह से और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो गई। ये बताते हैं कि तुम्हारी आधी शिक्षा इन कामों से ही पूरी हो जाएगी, यही तुम्हें जीवन का ज्ञान दे रही है। इतना और याद रखना कि अब में हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी ज़्यादा सुखमय है। वे बताते हैं कि वो उस पैसे वाले रईस परिवार के होते हैं। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने जब इंग्लैंड जाते हैं तो आप मान सकते हैं कि अच्छे परिवार के होंगे, समृद्ध परिवार के होंगे। उनके पिता दीवान थे, लेकिन जब वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं तो वो बिल्कुल गरीबी जीवन, उन्हें सादा जीवन जीना होता है और यही जीवन उनके परिवार को जीना होता है। और वो अपने बच्चों को और परिवार को आशा दिलाते हैं कि अमीरी वाले जीवन से गरीबी वाला जीवन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आत्मसम्मान और स्वाभिमान है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? खेत में घास और गड्ढों को पूरी तरह से गड्ढे खोदना है, घास साफ करना है, सब काम करना, क्योंकि अपने पुत्र को एक अच्छा किसान बनाना चाहते हैं। और अच्छे किसान या कोई भी व्यक्ति जो अपना कार्य करता है तो उसे में कार्य के सारे साधनों को हमेशा स्वच्छ साफ रखना चाहिए। जैसे कि कोई बढ़ाई है वो कारीगरी का काम करता है, जैसे कोई मोची है वो जूते चप्पल भी बनाता है, कोई भी व्यक्ति सुनार है सोने के आभूषण बनाता है ना, मशीन से सिलाई करने वाला अगर दर्जी है, ये सभी व्यक्ति जिन औजारों से कार्य करते हैं उन्हें हमेशा उनका सम्मान और इज्जत करनी चाहिए, उन्हें साफ सुथरा व्यवस्थित रखना चाहिए। यह शिक्षा वो अपने बेटे को देते हैं। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत में पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। वे अपने बच्चों क्या विषय पर ध्यान देने को बोलते हैं कि जब तुम पढ़ो तो गणित पर और संस्कृत पर अधिक ध्यान देना। संस्कृत भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगी। और कहते हैं कि ये चीज़ें बचपन से अगर सीख लो तो अच्छे से आ जाती है, बड़े होने के बाद सीखने में परेशानी आती है। संगीत सीखने के बारे में बताते हैं कि संगीत को भी अच्छे से सीखना और हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तुम्हें तैयार करना चाहिए कि हिंदी के भजन, गुजराती के भजन और अंग्रेजी के भजन, इन्हें तुम इकट्ठा करके रखो भविष्य के लिए। और वर्ष के अंत में तुम्हें यह संलग्न बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। मतलब पूरे साल आप मेहनत करके संग्रह बनाओगे तो आपको ये अंत में एक बहुत ही अच्छा आनंद और सुख अनुभव कराएगा आपको। और काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और नहीं यह सोचना चाहिए कि वह कैसे होगा और पहले क्या करो। शांत चित्त से विचारपूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की है तो तुम्हारे लिए ये बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगा। तुमसे मुझे यह आशा है कि घर खर्च के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे का हिसाब रखते हो। मतलब यहाँ एक चीज़ और सिखा देते हैं वो कि सारे कार्यों को हमें शांति से करना चाहिए। जैसे मनुष्य के जीवन में अगर एक साथ बहुत से काम आते हैं तो व्यक्ति बस अरे हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे क्या करें, अब पहले क्या करें, अभी कैसे होगा। ऐसे व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, पहले शांत चित्त से सोचना चाहिए कि हमें एक एक काम को अगर हम करते जाएंगे तो वो खत्म होता जाएगा। और घबरा कर सोचते रहेंगे तो काम तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा और समय बीतता जाएगा।
तो हर कार्य को शांति के साथ हमें करना शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा बताते हैं कि जब घर खर्च तुम कर रहे होगे तो उस घर खर्च के पैसे पैसे का तुम हिसाब जरूर रख रहे होगे, क्योंकि यही एक आदर्श व्यक्ति की निशानी होती है। मुझे ये भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे, रविवार को वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रार्थना प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। मतलब वो जीवन को एक डिसिप्लिन में, मतलब एक अनुशासन में लाने की बात करते हैं उनसे, कि नियम से रोज सुबह शाम की प्रार्थना करना, जो नियम है रविवार को वेस्ट के यहाँ पर जाकर प्रार्थना करना वो पढ़ना, सुबह सूर्योदय के पहले उठकर प्रार्थना करना, या जो निश्चित समय है कि सुबह 4 बजे 5 बजे प्रार्थना का, उसे बनाए रखना। तो ये आपको अनुशासन सिखाता है और एक सफल व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है अनुशासन। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेना कि मुझे जवाब लिखना, जवाब जितना लंबा लिखना हो उतना लिख सकते हो। अंत में मेरे प्रेम सहित ये पत्र में समाप्त करता हूँ। वे बताते हैं कि पहले तो मेरे पत्र को, मेरी बातों को समझना और उनको आत्मसात करना और उसको अपने जीवन में उतारना, और उसके बाद मुझे इसका जवाब लिखना, और जवाब कितना ही बड़ा होगा चलेगा, आप लिख सकते हो। और अंत में अपने पुत्र को प्रेम देते हुए इस पत्र को वे समाप्त करते हैं। और श्री मणिलाल गांधी, जिसको कि उन्होंने पत्र लिखा है, इंडियन ओपिनियन फिनिक्स नेपाल में रह रहे थे और पत्र लिखा गया है उनके पिता मोहनदास के द्वारा। इस प्रकार से गांधी जी ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखकर बहुत ही सुंदर शिक्षा दी है, जो कि आज भी, उस समय नहीं, आज भी हर पिता अपने पुत्र को देना चाहता है। और हम सबको इसको पढ़कर अपने जीवन में अच्छी बातों को लाना चाहिए, अच्छी शिक्षाओं को उतारना चाहिए। आशा है ये पाठ आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।